गुजरात विधानसभा का पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होना है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत वहां पे झोंक दी है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है गुजरात में, और एक तरीके से ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। क्या वजह है, क्या तैयारी है, बात करने के लिए एक विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। ये बताइए कि गुजरात में तमाम बड़े मंत्री एकदम सड़कों पे रोज़ घूम रहे हैं, रोज़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या कोई बड़ी चुनौती इस बार आप लोगों के सामने आ गई है? नहीं, मैं तो पहले तो ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि पहले बार बार ये बात आती रही है कुछ एक दिन में। ऐसा नहीं है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, उसकी कार्यशैली से परिचित हैं, वो ये बात समझेंगे कि हमारे लिए हर एक चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, किसी राज्य का हो, किसी भी स्तर का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो। और उसमें क्योंकि ये कार्डर ड्रिवन पार्टी है, प्रत्येक सदस्य कार्यकर्ता है, जिम्मेवारी कोई हो, पद कोई हो, और इसलिए एक दायित्व समझ करके सभी उतरते हैं हर चुनाव में। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा हो तो वहाँ भी आपने ऐसे ही देखा होगा, उत्तर प्रदेश में होता है वही ऐसा होता है, पंजाब में होता है तो तब भी ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गुजरात को लेकर के कोई विशेष ऐसा निर्णय लिया गया और उसके तहत हो रहा है। ये एक हमारी परंपरा का कार्य 24/7/365 पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। हम 2400 घंटे 365 दिन सक्रिय रहते हैं और सब के सब रहते हैं, और सामूहिक तौर पर हर प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये वंशवाद या परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो आज एक कांग्रेस के अध्यक्ष का एक बयान आया है। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने रावण की संज्ञा देते हुए एक जनसभा में इस तरह की बात कही। किस तरह का ये ऐसी बात करने की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी? क्या बीजेपी इस पे? मुझे लग रहा है ये उनकी हताशा है। सबसे पहली बात ये कि मोदी जी को लेकर के इस तरह की बात करनी और उसका मैं उत्तर दूं, मैं उसमें भी अपने आप में बड़ी शर्म महसूस करता हूं, क्योंकि मोदी जी का एक व्यक्तित्व, उनका स्तर ऐसा है, वो इस समय विश्व के सबसे अधिक कद्दावर नेता है, सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। और वो प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो खड़गे जी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, प्रत्येक भारतवासी के हैं। और हर प्रत्येक भारतवासी को, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ना हो, उसे इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनका इस समय विश्व में बोलबाला है। और इसलिए खड़गे जी ने ये कह कर के बहुत बड़ी गलती की है गुजरात की धरती पर। गुजरात के एक सपूत का इस तरह से वर्णन करना, मुझे लगता है गुजरात की जनता इस बात का प्रतिशोध लेगी, बदला लेगी कांग्रेस पार्टी से। जो थोड़ा बहुत उनका बचा तो है ही नहीं, लेकिन वो शून्य से भी नीचे जाएगा। लेकिन सर, पिछली बार कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी। मतलब एक तरीके से बहुत नैरो एस्केप कहा जा सकता है बीजेपी के लिए, जिस तरीके का चुनाव था। इस बार भी कांग्रेस कहती मतलब कि सब कुछ शांत है और इस शांति में बड़ी आंधी दिखाई देगी, इस तरह की बात निकल गया है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगती है? आपके पास अहमदाबाद का दौरा आपने किया, गुजरात को अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हैं क्योंकि बार बार वहाँ जा रहे हैं। इस बार चुनाव का असल मुद्दा क्या है? चुनौती तो ज़रूर कुछ न कुछ है। नहीं, देखिए, सच बात तो यह है कि चूँकि आप भी पत्रकार मित्र वहाँ पर रहे हैं, देख भी रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा, अगर एक ही वाक्य में कहा जाए कि वन साइडेड कंटेस्ट है, दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं। पिछली बार भी, चूँकि पिछले चुनाव में भी मुझे जिम्मेवारी दी गई थी पार्टी की ओर से, तो केंद्र मेरा सूरत था। मैं लगभग 3 महीने लगातार रहा। थोड़ी बहुत वहाँ पर विडंबनाएं थी, कोई शंकाएं थी लोगों के मन में जीएसटी को लेकर के। उस समय जीएसटी आया था, और चूँकि सूरत हमारी 12 सीटें हैं वहाँ पर, और डायमंड मर्चेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो नगर है, तो उनको लेकर के उनकी शंकाएं दूर की। हालांकि वो समर्थक भारतीय जनता पार्टी के, बाद में हमारी 12 की 12 सीटें जीत भी गए थे, लेकिन इस बार वो भी करने को नहीं है, तो बिल्कुल ही मैदान साफ है। तो आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी कोई नहीं है, बल्कि तीसरी पार्टी ने दस्तक दी है। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनका एक नारा आया है केजरीवाल का कि परिवर्तन यानी आम आदमी पार्टी, और 92 सीट का वो दावा कर रहे हैं और पूरे गुजरात में भ्रमण कर रहे हैं बार बार। मतलब दिल्ली से ज़्यादा वो गुजरात में रह रहे हैं। तो क्या बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कोई खतरा, किसी किस्म की चुनौती महसूस हो रही है? ऐसा है कि ये आम आदमी पार्टी की बात को कोई अब गंभीरता से न सुनता है न सोचता है, क्योंकि पिछले वर्षों में जो अनुभव आया है, आपने देखा, जम करके झूठ बोला जाता है और दूसरे दिन मुकर भी जाते हैं।
और समझते हैं कि हम अपना झूठ बोला हुआ भूल गए और जनता भी भूल गई। अब उस दिन अहमदाबाद में खड़े किसी ने मुझसे पूछा कि साहब वो उनके मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, बोले यहाँ पर बड़ी भ्रष्टाचार है, बहुत कुशासन है, मैं उसकी सफाई करूँगा। तो मैंने कहा भैया यहाँ तो मोदी जी तब की सफाई कर गए जब मुख्यमंत्री थे, सारी गंदगी तो दिल्ली में, झाड़ू तो वहाँ फेरने की ज़रूरत है, तो यहाँ झाड़ू लेकर के क्यों आ रहे हैं? ये वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री हैं जो एक ज़माने में कहा करते थे कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। अब आपने देखा क्या दिल्ली का हाल कर दिया। पहले सफाई करनी है तो जमुना की सफाई करें। सत्ता में आने से पहले कहा करते थे हमारी आस्था की नदी है, हमारी माँ समान है, हम इसमें डुबकी लगा के स्नान करेंगे। पीछे ही दिनों आपने देखा छठ की पूजा थी, आपके प्रांत के बहुत से लोग आए थे, वो बेचारे बेहाल हो गए, वहाँ पे स्नान करने लायक नहीं है पानी रहा। तो इसलिए इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, ना ही इनकी कोई क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता है सरकार जनता में। लेकिन सर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा तो आमने सामने की टक्कर नहीं होगी जो पिछली बार हुई थी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में। नहीं, हकीकत ये है कि आम आदमी पार्टी को लगा कि चूंकि कांग्रेस अब लगभग शून्य में जा रही है तो कहीं ना कहीं में उनकी स्पेस वो ऑक्यूपाई करें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा। ये वन साइडेड है पूरी तरह। जो कांग्रेस के कुछ एक लोग जो पिछले चुनाव में 2017 में थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला करते थे, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पार्टी एक है इस समय। तो अच्छा सर, आप जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर में भी आप बहुत काम करते हैं। पीओके का एक बड़ा नारा गुजरात के चुनाव में भी बहुत गूंज रहा है। क्या स्थिति है पीओके की? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा कि पीओके बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री ने भी अपनी भाषण में गुजरात में बात कही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है। और पीओके, क्या पीओके को भारत में शामिल करने की कोई योजना बना रही? देखिए, अगर आप गंभीरता से पिछले घटनाक्रम में जाएं तो आपको ये ध्यान में आएगा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे और जो अधूरे छोड़े, उनकी पूर्ति मोदी सरकार ने की है। अब उसका एक उदाहरण है 370। ये कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो 370 के सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन उन्हीं के होते हुए संविधान में लिख दिया गया टेम्पररी प्रोविजन कि अस्थाई रहेगी ये धारा। लेकिन ये अनुच्छेद अस्थाई नहीं रहा, ये 70 वर्ष तक चला। तो कांग्रेस के लिखे हुए अस्थाई को अस्थाई बनाने का काम मोदी जी ने किया। इसी प्रकार राम मंदिर शिलान्यास करने निकले थे राजीव गांधी, लेकिन मंदिर का निर्माण मोदी जी ने करवाया। और इसी तरह पीओजेके को भी ले अगर आप, तो 1994 में सर्वसम्मति से संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लाया था। और उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विषय है, पेंडिंग इशू, तो वो मात्र और मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो भाग जो गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको किस तरह से वहाँ से मुक्त करा के उसको भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाना। ये कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव लाया, लेकिन जैसे 370 अस्थाई है वो भूल गए तो इसलिए अब इसकी पूर्ति भी मोदी जी की ही द्वारा होगी। कब तक पीओके को लगता है कि भारत में मिला लेंगे आप लोग, वापस ले लेंगे पीओके को? मैं आपको कोई समय सीमा टाइमलाइन तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है, आपने देखा कांग्रेस के अधूरे काम, उनके वादे पूरे मोदी जी ने किए हैं और ये भी हम ही करेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का सदा से ये रहा कि अगर कांग्रेस ने गलतियां ना की होती, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिलैटरल सीज फायर ना करते उस समय, तो यार पीओजे के बनने का कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि हमारी सेनाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी 1947 में जब हमला हुआ। तो वो भी कांग्रेस की गलती की वजह से ही पीओजे के बना, क्योंकि पंडित जी समझते थे कि क्योंकि पंडित जी ने अपने गृह मंत्री सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर के कामकाज में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उन्हें लगता था कि मैं जम्मू कश्मीर ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, और बिना अपनी मंत्रिमंडल के सलाह किए हुए, बिना किसी से मशवरा किए हुए उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया। लेकिन उसके बाद जब आतंक के दिनों में 1994 में जो प्रस्ताव लाया वो कांग्रेस ने ही लाया, और वो सर्वसम्मति हमने भी उसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस उसको पूरा नहीं कर पाई, जैसे कोई और वादा भी नहीं किया। वो हम ही पूरा करेंगे मोदी जी के नेतृत्व। अब आपका स्टैंड क्या है पीओके पे, आप लोगों का स्टैंड? ये हमारा तो सदा यही स्टैंड था कि वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है और भारत का हिस्सा है। अभी भी हम यही मानते हैं। उसके नाम की सीटें हमारे यहाँ रिजर्व हैं। हम अभी भी पीओजे को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, वो भारत का ही हिस्सा है, जम्मू कश्मीर प्रांत का हिस्सा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कितनी सीट आपको लगती है कि गुजरात में इस बार आप लोग लेके आएंगे? देखिए, हम तो कहते हैं 150, लेकिन एक मेरे एक और ऑब्जर्वेशन है,
ये पिछले दिनों वहाँ राहुल गांधी भी दौरा लगा गए, मुझे लगता है उनके दौरे से 10-15 और बढ़ जाएंगी। ये 150 आने वाली थी, तो राहुल जी के आने के बाद अब 170 तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो गुजरात चुनाव पे अपनी बात बता रहे थे, क्योंकि उनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां गुजरात में मिली हुई है। 150+15 का दावा कर रहे हैं जितेंद्र सिंह कि गुजरात में इस बार विधानसभा चुनाव में 150+15 यानी कि 165 सीट बीजेपी को मिल सकती है। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।